Hello students, welcome to the Sunrise classes. Today I will discuss the topic Law of Chemical Combination of Class 11th. देखिए ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है यहीं से आपका स्टार्ट होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए दिस लॉ वाज बेसिकली गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर इन 1789। मीन्स इसको कौन दिया था? एंटोनी लेवाइजर 1789 में यह लॉ दिया गया था। दिस इज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, जहां भी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका लग जाता है तो वो पार्ट को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in chemical reaction। अब समझिए इसके कहने का मतलब है ना तो हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स यहां से क्या मतलब है, सपोज कीजिए कोई आपका रिएक्टेंट A प्लस बी आप रिएक्ट कर रहे हैं, आपसे A B आपका कोई कंपाउंड बन रहा है। मीन्स कह सकते हैं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज यहां से लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब समझिए तो ये देखिए कि हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई मास को क्रिएट नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डैट इज यहां से लिख लीजिए मास इज कंजर्व्ड। अब देखिए अगर हम लोग रीजन पढ़ें कि मास आखिर ये कंजर्व क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपके एटम पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी जानते हैं हम लोग एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मीन्स केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स एटम का केवल रीअरेंजमेंट होता है। यहां आप देख लीजिए ए और बी था, ए बी का रीअरेंजमेंट हो गया। तो सिंपल कहते हैं केमिकल रिएक्शन इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट। दैट्स व्हाई मास इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो समझ में आ गई बात कि मास क्यों कंजर्व होता है भाई, क्योंकि मास जो आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन में होगा उसमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एटम का केवल क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जब एटम के क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होंगे तो मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि इस केस में आपका क्या होगा, एटम पार्टिसिपेट करते हैं और रीअरेंजमेंट होता है। दैट्स व्हाई मास आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। चलिए देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल करें हम लोग। एक क्वेश्चन करें, देखिए समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि इन अ रिएक्शन 4.0 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन अ रिएक्शन 4.0 ग्राम of sodium carbonate
sodium carbonate are reacted with 10 gram of hydrochloric acid solution, HCl acid solution, produces 2.5 gram of sodium carbon dioxide, produces 2.5 gram of carbon dioxide and 11.5 gram of sodium chloride, so that it follows the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। समझिए, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां से अगर मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट निकालें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां से देखिए क्या कह रहा है कि इनर रिएक्शन 4.0 मींस 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई आपका 10 ग्राम HCl के साथ। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट निकालेंगे तो क्या आ गया आपका 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम, डेट इज क्या होगा 14 ग्राम के इक्वल होगा। अब देखिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अगर निकालते हैं हम लोग, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहां से देखिए क्या है 2.5 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो रहा है आपका 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ना। तो देखिए अब यहां से निकालें तो ये भी क्या होगा आपका 14 ग्राम के इक्वल होगा। तो कह सकते हैं मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल है, to that follow the law of conservation of mass, means this equation follows the law of conservation of mass। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं, ये सिंपल लिखिए फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए अगर ये सेकेंड क्वेश्चन करें तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इस एक क्वेश्चन से और समझते थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि इफ 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड, इफ क्वेश्चन है आपका इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट are added to 15 gram of ethanoic acid solution, 15 gram of ethanoic acid solution, the residue left is found to be, the residue left is found to be 18 gram. What mass of carbon dioxide is formed? देखिए क्या रहा है, what mass of carbon dioxide is formed। समझिए, देखिए ये कह रहा है कि आप क्वेश्चन में कि 6.3 ग्राम क्या ले रहे भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, उसमें क्या करें 15 ग्राम इथेनोइक एसिड को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद आपका रेसिड्यू में सॉल्यूशन में एक सॉलिड मास का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 18 ग्राम आपका हो रहा है।
साथ ही साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहा है आपका इवॉल्व हो रहा है। कह रहा है कितना मास होगा, कितना वेट होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि क्या कर रहा है भाई, फॉर इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या करता है, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर यहां से हम लोग निकाले मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट निकाले तो क्या होगा आपका 6.3 ग्राम प्लस 15 ग्राम आपका इथेनोइक एसिड। तो क्या लिख लेंगे आपका 21.3 ग्राम आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट हो गया। अब देखिए, जानते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या मिलेगा यहां से, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट आपका इतना आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट में दो चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक आपका 18 ग्राम क्या बच रहा है आपका रेसिड्यू बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड मींस क्या लिख सकते हैं 18 ग्राम प्लस ये x मान लेते हैं, ये क्या आपका मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका इवॉल्व है। अब देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 21.3 ग्राम माइनस 18 ग्राम इक्वल टू क्या होगा x। x आप यहां लिखिए क्या है, मास ऑफ या वेट ऑफ CO2 फॉर्म, सिंपल लिख लीजिए। तो यहां से देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 21.1 और आपका 18.03 और आपका 3। सिंपल कह सकते हैं जो आपका 3.3 ग्राम जो आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फॉर्म होगा। सिंपल ये लिख सकते हैं। तो इस टाइप के ही क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे न्यूमेरिकल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग पार्ट पढ़ेंगे, जो अलग आपका लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या तो उसी को क्या कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।